नमस्कार। टेक लीगल स्पोर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का सबसे अहम सवाल, क्या सहारा के निवेशकों को न्याय मिल पाएगा और मिल पाएगा तो कब मिल पाएगा, कितना दिनों तक और इंतज़ार करना पड़ेगा। 10-12 साल तक तो इंतज़ार निवेशक करते रहे, आखिर अब और कितना दिन हम निवेशकों को इंतज़ार करना पड़ेगा और भुगतान मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्योंकि 7 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह सहारा का प्रकरण विचाराधीन था, सुनवाई के लिए नियत था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी जिस तरह से निवेशकों को निराश किया, उससे अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि क्या हम निवेशकों को न्यायपालिका के माध्यम से क्या न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये बहुत ही बड़ा अहम सवाल हो गया है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, वैसे देखा जाए तो पूरे प्रकरण में सहारा ने गलती तो बहुत किया है, लेकिन आखिर अगर हम ये देखें कि सहारा है क्या, सहारा है कौन, तो सहारा एक ग्रुप है जिसमें लगभग कई कंपनियां हैं, कई सोसाइटियां हैं। और हम सहारा का बायलाज देखते हैं तो उसमें लिखा है कि सहारा का कोई मालिक नहीं है, सहारा में कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। जब सहारा में कोई मालिक नहीं है, सहारा में कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, तो सिर्फ सुब्रत राय को गुनहगार मान के, सुब्रत राय को दोषी मान के या सपना राय को दोषी मान के अगर ये कार्रवाई हुई भी, तो क्या हम निवेशकों के साथ न्याय हो पाएगा? क्या हम निवेशकों को त्वरित सहायता के लिए न्यायपालिका के पास कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है? अगर ऐसा नियम कानून नहीं है तो सरकार अध्यादेश लाकर भी ऐसा नियम कानून बना सकती है। तो सरकार ऐसा करने के लिए क्यों प्रयासरत नहीं कर रही है, क्यों प्रयास नहीं कर रही है? ये भी बहुत बड़ा अहम सवाल है। साथियों, समय समय पर नियम कानून बदलते रहते हैं। जिस समय जिस परिस्थिति में जिन कानूनों की आवश्यकता होती है, सरकार उसको पूरा करने के लिए तत्काल अध्यादेश ला सकती है। तो आज की स्थिति में क्या सरकार को हम निवेशकों के दुख दर्द पीड़ा नहीं समझ में आ रहा है, या सरकार तक ये आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने 2 साल तक का समय कोरोना महामारी में बिता दिया, कोरोना महामारी ने हम लोगों की कमर पहले से ही तोड़ दी थी। रही सही कसर, थोड़ा बहुत बचा था, बचा था, आशा आकांक्षा बची थी, तो सिर्फ ये डेट का इंतज़ार था कि फला तारीख को हमारा एफडी सहारा में पूज रहा है, उस एफडी मिलेगी तो हम बच्चों का कपड़ा सिलाएंगे, हम बच्चों को बढ़िया दवा दारू कपड़ा और मकान बनाएंगे, या शादी ब्याह करेंगे, या अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलाएंगे, या अन्य कई प्रकार के सपने हम लोगों ने पाल रखा था। उन सभी सपनों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। आखिर ये हम लोगों का सपना, हम लोगों का उम्मीद, हम लोगों को आशा तोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? अगर ये देखा जाए तो तोड़ने का कार्य आज सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दोषी है तो सरकार दोषी है। जब सहारा इंडिया के पास बताते हैं कि देनदारी से कई गुना अधिक प्रॉपर्टी है, तो सरकार कुंभकर्ण की नींद क्यों सोई हुई है? सरकार उन संपत्तियों को स्वयं, सरकार को ये पावर है, सेबी को ये पावर है,
सेबी सरकार की ही एक संस्था है। सेबी को पावर है तत्काल उनकी संपत्तियों को जब्त करे, जहां कहीं भी उनकी संपत्ति हो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सारा चीज नेट पर अवेलेबल है। नेट के माध्यम से उनको बंधक करे। अब बंधक करने के बाद उनकी संपत्ति जो आज बाजार मूल्य है उसके हिसाब से, जैसा कि बताते हैं कि 3 लाख करोड़ की संपत्ति है और देनदारी 86,000 करोड़ की है, तो 3 लाख करोड़ की संपत्ति को सरकार गिरवी रख ले और 86,000 करोड़ का लोन बैंकों को प्रोवाइड करा दे। जितने भी नेशनल बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, सभी बैंकों को यह फंड मुहैया कराए, या बैंकों को यह अधिकृत करे कि कोई भी निवेशक आपके पास सहारा का बॉन्ड लेके, सोसाइटी का बॉन्ड लेके या सहारा कंपनी का बॉन्ड लेके आता है तो उसके बॉन्ड को आप तत्काल रखें और उसका क्लेम आरबीआई को भेजें। जितना क्लेम जो बैंक जितना क्लेम भेजेगा आरबीआई को, आरबीआई तुरंत उतना फंड रिलीज कर दे और 2-4-5 दिन के अंदर में निवेशकों का भुगतान हो जाए। क्योंकि निवेशक जानबूझ के इस तरह का कोई कार्य तो किया नहीं है कि माने वो जान रहा था कि हम गलत कंपनी में निवेश कर रहे हैं। आज कई सारी कंपनियां चल रही हैं, हजारों लाखों कंपनियां चल रही हैं। तो ये कंपनियां चलती हैं सरकार की अनुमति से, सरकार के लाइसेंस से। अगर सरकार नहीं चाहती तो किसी कीमत पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से न तो किसी तरह का लेन देन कर सकता है और न ही उधार दे सकता है, न ही अन्य कोई व्यावसायिक कार्य कर सकता है। तो अगर इस तरह का कार्य कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है तो सरकार नींद, जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, ऐसा सरकार को कतई शोभा नहीं देता। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि आज लगभग 15 करोड़ निवेशक हैं। 15 करोड़ निवेशक का मतलब 15 करोड़ परिवार। अगर एक परिवार में अगर हम 5 सदस्य मानते हैं तो 15-75 यानी 75 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। तो 75 करोड़ लोगों के सुख समृद्धि के लिए, उनको न्याय प्रदान कराने के लिए सरकार इमीडिएट कैबिनेट की बैठक बुला सकती है और कैबिनेट के बैठक में यह प्रस्ताव पास करके यह अध्यादेश जारी कर दे कि मैं आरबीआई को आदेश देता हूं कि किसी भी नेशनल बैंक से या किसी भी प्राइवेट बैंक से सहारा इंडिया के क्लेम से संबंधित कागजात प्राप्त होते हैं और उन क्लेम से संबंधित कागजातों का पूरी जानकारी बैंक कर लें। बैंक के पास अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है किसी भी बैंक के पास, तो बैंक वाले सबसे पहले सहारा कंपनी से उसका जानकारी मुहैया करा लें। क्या यह व्यक्ति आपके यहाँ पैसा जमा किया है, क्या ये नंबर की जो रसीद जारी हुई है ये रसीद सही है। अगर सहारा बोलती है कि हाँ ये रसीद सही है, हमारे संस्था की रसीद है, और उनका इस तरह से वो लेके सहमति लेके और उस क्लेम को तत्काल आरबीआई को रिफर करे और आरबीआई उतना फंड बैंकों को मुहैया करा दे, ताकि जो निवेशक आज घुट घुट कर मर रहे हैं, जो निवेशक मार पर मार झेलते हुए चले आ रहे हैं, पहले कोरोना का मार झेल रहे हैं, अब ये 2-3 साल 5 साल 10 साल से ये भुगतान का मार झेलते आ रहे हैं, उनका दुख दर्द थोड़ा कम हो जाए। अगर ऐसा सरकार करती है तो सरकार को बहुत ही आशीर्वाद मिलेगा, बहुत ही प्रेम मिलेगा, बहुत ही सम्मान मिलेगा, सरकार का दर्जा भगवान से भी बढ़कर हो जाएगा। तो इस तरह का सरकार को पहल करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें थोड़ी सी, अगर हम विषय वस्तु से हट कर देखें कि सहारा ने ऐसा गलती क्या कर दिया कि 12 साल से प्रकरण न्यायालय में लंबित है। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत मामला हो, किसी व्यक्ति का मामला हो, वह 10 साल 20 साल 25 साल चले तो माना जा सकता है। लेकिन अगर किसी संस्था का कोई प्रकरण चल रहा है, किसी भी न्यायालय में चल रहा है, तो सरकार इस पर भी अध्यादेश लाके नियम बना दे। क्योंकि संस्था में एक व्यक्ति की संस्था नहीं है, संस्था में हजारों करोड़ों लोग जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से कंपनी का, संस्था का कोई मैटर हो जो उसके मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ
प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तो उन प्रकरणों की निगरानी या उन प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना सरकार तत्काल करे और उन प्रकरणों में डे वाइज डे उसमें सुनवाई हो ताकि उसका निराकरण तत्काल हो सके, जिससे एक व्यक्ति नहीं लाखों करोड़ों व्यक्ति लाभान्वित हो सके। इसी के साथ मैं थोड़ा सा सहारा की गलतियों पर नज़र डालता हूं तो पाता हूं सबसे पहले सहारा ने गलती 2008-9 में शुरू की है। 2008-9 में सहारा ने गलती क्या किया? सहारा ने गलती स्वयं जानबूझकर नहीं किया। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, अपने व्यापार अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सहारा ने जो कार्य किया वो कार्य गलत नहीं था। सहारा ने क्या किया? रियल इस्टेट और हाउसिंग, सहारा हाउसिंग रियल इस्टेट ज़मीन का परचेज क्रय विक्रय है और सहारा हाउसिंग उसी ज़मीन पर मकान बना के और उन मकानों को सेल करना उद्देश्य था। इन दोनों कंपनियों में सहारा ने लोगों से पैसा इकट्ठा किया। अब सरकार और सेबी का कहना है कि ये जो सहारा पैसा लिया इन लोगों से, ये पैसा गलत रूप से उगाही किया, इसकी अनुमति सहारा को नहीं थी। पहली गलती हो गई। दूसरी गलती सहारा से हुई कि जब सेबी ने बोला कि इन पैसों का भुगतान कर दो तो सहारा ने क्या किया? भाई देखो, कोई भी व्यक्ति रहेगा, कोई भी दुकानदार है, कोई भी संस्था है तो अपने लाभ के लिए कार्य करेगा। अब जो सामान जिस व्यक्ति को दिया गया था उस व्यक्ति से बोला गया कि आप ये सामान रिटर्न कर लें। वह व्यक्ति उस सामान को रिटर्न करने के लिए गया तो वह दुकानदार या वह संस्था बोली भैया ठीक है, हम इसको वापस कर लेते हैं और इसके वापस में आप जो पैसा दिए हैं इस पैसे को हम आपको, इस पैसे के बदले हम आपको दूसरा सामान दे देते हैं। और वो दूसरा सामान दे दिया। तो कुल मिला के ये तो माना जाएगा, 101% माना जाएगा कि उस सामान का भुगतान हो गया और उस भुगतान के एवज में वह व्यक्ति दूसरा सामान ले लिया। तो ये कन्वर्जन माने उसको दूसरा प्रोडक्ट मिल गया, उस सामान उस वस्तु की वापसी हो गई। आज सहारा हाउसिंग और रियल इस्टेट का जो बॉन्ड है, जो सर्टिफिकेट है, जो वस्तु है, वो किसी व्यक्ति के पास नहीं बचा है, किसी निवेशक के पास नहीं बचा है। उसको जमा किया गया और उसके बदले में दूसरा प्रोडक्ट या दूसरा योजना का बॉन्ड अपने पास ले लिया। तो ये निश्चित है कि उसके भुगतान के फलस्वरूप जो पैसा मिला उससे वो दूसरा चीज़ खरीदा, यही कन्वर्जन है। तो निश्चित रूप से भुगतान हुआ, लेकिन फिर भी ये गलती हो गई कि उसको कन्वर्जन भी नहीं करना चाहिए था। माने दुकानदार को दूसरा सामान भी नहीं देना चाहिए था। उसका दुकान जाए भाड़ में, वो अपने दुकान को बढ़ाना भी नहीं चाहिए, माने उसको बढ़ाना नहीं चाहिए था। उसका दुकान चाहे बचे या जाए उससे मतलब नहीं है। उसको दूसरा सामान नहीं देना चाहिए था, उसको सीधे पैसा दे देना चाहिए था। फिर 2-4 दिन बाद में वो आता, बोलता भैया ये पैसा लो और आप दूसरा सामान दे दो, तब वो दूसरा सामान देता। लेकिन इसने पैसा नहीं दिया, उसी पैसे से दूसरा सामान दे दिया। ये गलत किया, दूसरा गलती सहारा का। तीसरा गलती, सहारा ने जो पैसा एकत्रित किया इन प्रोडक्टों से, इन प्रोडक्टों का पैसा एम्बली वैली में लगा दिया। अरे ये सोसाइटी का पैसा है, सोसाइटी का पैसा है, आप कंपनी में कैसे लगा दिए? इसका अनुमति नहीं लिया। तीसरी गलती है। चौथा गलती है कि सुब्रत राय जब जेल में थे तो सुब्रत राय को बाहर आने के लिए सुब्रत राय के पास जो पर्सनल बॉन्ड थे, पर्सनल शेयर थे, एम्बली वैली के शेयर थे, सहारा के शेयर थे, चूंकि वो अपना खुद का पैसा लगाए थे, उन शेयरों को गिरवी रखकर, उन शेयरों को गिरवी रखा सोसाइटियों में और सोसाइटियों से पैसा लेके उस पैसे को सेबी के पास जमा कर दिया। ये भी गलती मान रही है, सरकार गलती मान रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गलती मान रही है कि ये भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपना शेयर गिरवी रख के कैसे लोन ले सकता है अपने ही संस्था से? ये भी गलती मान रही है। चौथा गलती है कि यह शेयरों का खरीद विक्रय जो हुआ है,
एमली वैली का शेयर जो सोसाइटी से बेचा गया है उससे इनकम दिखाया गया है, माने अपना ही सामान अपने ही लोगों से बेचकर मुनाफा दिखाया गया है। ये भी गलती सहारा ने किया। हालांकि ये कंपनी रूल्स में चलता होगा भाई, कंपनी सहारा की ही है, लेकिन कंपनी ने शेयर बेचा सोसाइटी को, सोसाइटी दूसरे पर्पज की है, तो उससे निश्चित रूप से कंपनी को तो आय होगी। लेकिन इसको भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोल रही है नहीं ये भी गलत है। तो कुल मिला के जो भी अनियमितताएं हुई हैं वह वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, और वित्तीय अनियमितताओं का दंड कभी अपूर्णीय नहीं हो सकता। वित्तीय अनियमितताओं का दंड जो होगा वो अपूर्णीय नहीं होगा, उसकी पूर्ति किया जा सकता है। तो अगर इतना गलती सहारा ने किया है तो उसके ऊपर जुर्माना लगा दो, जो भी जुर्माना लगाना हो कंपनी के ऊपर लगा दो, सोसाइटी के ऊपर लगा दो। अगर सोसाइटी से और कंपनी उस जुर्माना को न भरे तब उसकी संपत्ति सीज करो, उसकी संपत्ति को सीज करके सेल करो, करने के बाद से जो भी इनकम हो उससे अपना पूर्ति करो। लेकिन किसी का दुकान इस वित्तीय अनियमितता से बंद करवा देना कि आप किसी भी तरह का सेल नहीं करोगे, न परचेज करोगे, न आप नया इन्वेस्ट, ये तो भाई एकदम सरासर गलत है। और इस गलती की सजा सारे निवेशक भुगत रहे हैं, जो निवेशक निर्दोष हैं। साथियों, मैं आप लोगों से बात रूबरू लाइव के माध्यम से जुड़ना चाहता हूं, और आप लोगों के भी संदेश को, आप लोगों के भी प्रश्नों को मैं सुनना चाहता हूं। आखिर आपके मन में, आपके जहन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? क्या सरकार गलत कर रही है या सहारा गलत कर रही है? तो मैं लाइव चूँकि आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चूँकि हमारी मोबाइल अच्छी नहीं है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है और कंप्यूटर डेस्कटॉप है, लेकिन उसमें वेबकैम नहीं लगा है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि संडे को मैं लाइव आऊंगा और आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दूंगा, और आप लोगों के प्रश्नों को भी मैं समझूंगा, आपके विचार को भी मैं जानूंगा कि आपका आखिर क्या राय है। हम सब लोगों को अब क्या करना चाहिए, कैसा प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो पैसा फंसा हुआ है सहारा इंडिया में, हमने जो निवेश किया है सहारा इंडिया में, उसका भुगतान यथाशीघ्र कैसे हो, इसका क्या उपाय है। बहुत सारे पिटीशन भी फाइल हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी रोज 2-4 पिटीशन फाइल हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसमें मौन है। वैसे सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दे देना चाहिए सरकार को। तो एक हम सोच रहे थे ग्रुप बनाएं और एक डायरेक्शन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का प्रेस किया जाए कि सरकार बैंकों के माध्यम से जो भी सहारा के निवेशक हैं, जिनके पास सहारा का बॉन्ड पेपर है, उन बॉन्ड पेपर के एवज में उन बॉन्डों को वो सहारा के यहाँ न जमा करे, न सरकार के पास जमा करे, न कलेक्ट्रेट न डीएम के पास जमा करे, वो डायरेक्ट बैंक में जाए, बैंक में जमा करे, बैंक में अपना आवेदन लगाए और उसके साथ अपना जो भी आईडी प्रूफ हो, एड्रेस प्रूफ हो, फोटो हो और अपना बैंक का पासबुक हो, ये सब लगा के बैंक में जमा कर दे। बैंक वाले उसका छानबीन करें, उसके लिए भी एक नियत समय निर्धारित कर दिया जाए। इसके बाद बैंक उतना फंड का डिमांड आरबीआई से करे और आरबीआई को पैसा मुहैया गवर्नमेंट कराए। गवर्नमेंट पैसा कहाँ पाएगी? सरकार की सहारा की संपत्ति को सेल करके पाएगी और उससे जब्त करके पैसा एकत्रित कर ले। इस हिसाब से हम निवेशकों को मुक्ति मिल जाए, हम निवेशकों का जो दुख दर्द है उससे थोड़ा निजात मिल जाए, और ये पहल सरकार करे। इस आशय का सुप्रीम कोर्ट में एक डायरेक्शन पिटीशन फाइल करने की आवश्यकता है। और हम लोग इस संडे को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उस मीटिंग में इसी से संबंधित एक डायरेक्शन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने पर विचार होगा कि क्यों न एक डायरेक्शन पिटीशन फाइल करके सरकार से भुगतान कराने का आह्वान किया जाए। तो इस तरह से साथियों, मैं अपनी बात को और ज़्यादा बड़ा न करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरे द्वारा बताया गया या जो भी मैं वीडियो में बताया अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक्स और शेयर करें। शेयर करेंगे तो ये अधिक से अधिक प्रचारित होगा और अधिक से अधिक सरकार के नुमाइंदों तक ये बात पहुंचेगी, जिससे आप लोग शेयर ज़रूर करें। चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या मत करें, लेकिन इसको शेयर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो अपने
जैसे दुख दर्द, सारे निवेशकों का दुख दर्द को देख कर ही बनाता हूँ। मेरा चाह सिर्फ ये है कि निवेशकों का भला हो जाए, निवेशकों के ऊपर जो वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं उस कठिनाई से उनको निजात मिल सके। क्योंकि मैं भी एक निवेशक हूँ, इसलिए मैं उस दुख दर्द को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया अगर हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, नमस्कार।